CH43 नक्श एक अच्छा दामाद है। सबके मना करने के बावजूद भी राधिका को ज्यादा खांसी आने की वजह से उन्होंने इधिका की दी हुई दवाई खा ली थी। दवाई गले में रखते ही उन्हें एक अजीब सी ठंडक का एहसास हुआ, तो उन्होंने पानी भी नहीं पिया और सीधे ही उसे निगल लिया था। राधिका ने अपनी आंखें बंद की। उन्हें सुकून महसूस हुआ। एक पल के लिए राधिका को लगा अब उन्हें खांसी नहीं आएगी, लेकिन अगले ही पल वो फिर से खांसने लगी। राधिका का चेहरा उतर गया था। राधिका मन ही मन बोली, बच्ची ही है वो भी, और मैं भी न जाने कितनी उम्मीदें लगाकर बैठ गई, जबकि पिछले कई सालों में मैंने देश विदेश के सभी डॉक्टर्स को दिखा दिया। जब वो कुछ नहीं कर पाए तो इधिका की ये दवाई क्या करेगी। राधिका हल्का खांसते हुए लेटी और सोने की कोशिश करने लगी। पिछले 18 सालों से उन्हें क्रॉनिक न्यूरोटिक खांसी आ रही थी। इतनी दवाइयां लेने के बाद भी कोई असर नहीं हुआ। राधिका, राधिका उठो, तुम्हें क्या हो गया? राधिका प्लीज गेट अप। राधिका ने आंखें खोली तो उसके सामने आदर्श खड़ा था, जो उसे उठाने की कोशिश कर रहा था। आदर्श के चेहरे पर हैरानी के भाव थे, तो वही ज्यादा लाइटिंग से राधिका की आंखें अपने आप फिर से बंद होने लगी। राधिका ने फिर से आंखें खोली और धीमी आवाज में पूछा, क्या टाइम हुआ है? प्लीज प्लीज वो लाइट बंद कर दो, ये मेरी आंखों में चुभ रही है। आदर्श ने उसकी तरफ देखा और बोला, ये नेचुरल सनलाइट है राधिका, तुम्हें आदत नहीं है इसलिए अजीब लग रहा है। वैसे इस वक्त सुबह के 10 बज रहे हैं। तुम्हें इस वक्त तक अपनी दवाइयां लेनी होती है, वरना तुम्हारा ब्लड शुगर डाउन हो जाएगा। राधिका हैरानी से इधर-उधर देखने लगी। उसे अभी भी यकीन नहीं हो रहा था कि वो इतने लंबे टाइम से सो रही थी। पिछले कई सालों से उसने मुश्किल से 4 या 5 घंटे की नींद ली होगी, और आज वो उठी तब काफी फ्रेश भी महसूस कर रही थी। राधिका ने मन ही मन कहा, जरूर ये सब इधिका की दी हुई दवाई की वजह से हुआ होगा। राधिका अपने ख्यालों में खोई हुई थी। तभी श्रुति उसके पास आई और खुशी से बोली, मुझे तो अभी भी यकीन नहीं हो रहा कि तुम पिछले 9 से 10 घंटों से सो रही हो। डॉक्टर ने रात को जो खास सोने की दवाई दी थी वो काम कर गई। कौन सी दवाई? राधिका ने हैरानी से सिर हिलाकर पूछा। जवाब देने से पहले श्रुति ने आयशा की तरफ देखा। आयशा राधिका के पास आकर बैठी और मुस्कुरा कर बोली, ये सब नक्श ने किया है। कल जब उसे पता चला कि आप ठीक से सो नहीं पाती तो उसने एक स्पेशल ऑर्डर करके दवाई मंगवाई थी, जिसको हमने आपकी बाकी दवाइयां के बीच मिलाकर आपको दी थी। पहले आपको बता देते तो आप परेशान हो जाती। राधिका ने उसे कुछ नहीं कहा, बस सिर हिला दिया। उसके मन में काफी कुछ चल रहा था। वो अपने मन में सोचने लगी, सिर्फ एक सोने की दवाई से इतना इम्प्रूवमेंट कैसे हो सकता है? नींद दिलाने वाली दवाई नींद दिला सकती है, पर मुझे सुबह सुबह काफी फ्रेश फील हो रहा है। गले में भी इतनी इचिंग नहीं हो रही है। बोलते हुए उसकी नजर इधिका की लाई हुई दवाई पर पड़ी, जिस पर कोई लेवल तक नहीं लगा हुआ था। उसने मन ही मन ये निश्चय किया कि वो इधिका की दवाई की फिर से जांच करेगी। अगर राधिका इस बारे में बाकी फैमिली को बताती तो सब फिर से इधिका पर सवाल उठने लगता, इसलिए उन्होंने सोचा कि आज वो किसी को बिना बताए इधिका की दवाई छोड़कर नक्श की दवाई का इस्तेमाल करेगी, ताकि सच का पता चल जाए। राधिका अपने ख्यालों में खोई हुई थी। आदर्श की आवाज सुनकर उसका ध्यान टूटा। आदर्श ने गर्व भरे अंदाज में कहा, मेरा होने वाला दामाद तो है ही कमाल का। सुना है एक खास फ्लू के फैल जाने की वजह से जनरल वार्ड्स तक फुल हो गए थे, और वीआईपी वार्ड में तो रूम मिलना वैसे भी आसान नहीं है। नक्श ने ही बात करके रूम दिलवाया था। राधिका को इस बारे में अभी पता चला था कि नक्श ने उसके लिए कमरा अरेंज करवाया था। वो आयशा की तरफ देखकर हल्का मुस्कुराकर बोली, हाँ, सच में तुमने अपने लिए एक अच्छा लड़का चुना है। हर कोई नक्श की तारीफ कर रहा था। इस मौके का फायदा उठाते हुए आयशा ने राधिका से कहा,
मॉम, नक्श हमारे लिए इतना सब कुछ कर रहा है, तो हमें भी उसके लिए कुछ करना चाहिए। तुम बताओ मैं उसके लिए क्या कर सकती हूँ? राधिका ने पूछा। उसकी बात पर सहमति जताते हुए आदर्श ने कहा, हाँ, उससे बात करना। अगर उसे किसी चीज में दिक्कत हो रही है तो हम उसकी हेल्प करने के लिए तैयार हैं। एक्चुअली नक्श के मॉम डैड चाहते हैं कि वो राजवंश एम्पायर के न्यू रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट का मैनेजर बने, लेकिन अभी उसे सिर्फ एक टीम का हेड बनाया हुआ है। नक्श की उम्र कम है, ऊपर से सभी उसके सीनियर है और एक्सपीरियंस्ड भी उनके रहते हुए नक्श का प्रमोशन नहीं हो सकता। अगर डॉक्टर मर्चेंट उसकी टीम में शामिल हो जाए तो वो उस डिपार्टमेंट का मैनेजर बन सकता है, आयशा ने उन सबको बताया। आयशा ने राधिका के चेहरे की तरफ देखा, जिस पर संकोच के भाव थे। वो कभी किसी की मदद लेना पसंद नहीं करती थी। उनके उसूल अलग थे। वो खुद ही अपनी प्रॉब्लम सॉल्व करना चाहती थी। शायद तभी इधिका ने उनके जैसे बनना चाहा। आयशा ने राधिका को फंसा दिया था। राधिका कुछ पल रुककर थोड़ा हिचकिचाकर बोली, ठीक है, मैं उनसे बात कर लूंगी, लेकिन अगर वो तैयार नहीं होते हैं तो हम उन्हें फोर्स भी नहीं करेंगे। थैंक यू सो मच मॉम, आयशा ने खुश होते हुए कहा और राधिका का हाथ पकड़ लिया। वो मन ही मन बोली, डॉक्टर मर्चेंट ने आपको कभी किसी चीज के लिए मना नहीं किया है, तो इसके लिए भी नहीं करेंगे। बस आप एक बार उन्हें बोलकर तो देखो। कहा था ना नक्श, मैं कर लूंगी ये। सबके कहने पर राधिका ने अपना मोबाइल निकाला और डॉक्टर मर्चेंट को मैसेज किया, डॉक्टर मर्चेंट, क्या आपके पास थोड़ा टाइम है? मुझे आपका एक एहसान चाहिए। दूसरी तरफ इधिका ने जब राधिका का मैसेज पढ़ा तब वो वसुधा और नर्स के साथ वसुधा को वॉक करवाने के लिए लेकर गई थी। इधिका बस उनके साथ लौट ही रही थी, लेकिन जब उसने राधिका का मैसेज पढ़ा तो वो परेशान हो गई। इधिका मन ही मन बोली, मिसेस सिंघानिया ठीक तो होगी ना? कहीं ऐसा तो नहीं कि कल रात वाली दवाई लेने के बाद उनकी तबीयत खराब होने लगी हो? ओ माय गॉड डॉट, मुझे ये नहीं करना चाहिए था। उस दवाई के अभी एक और टेस्ट रिजल्ट आने बाकी थे। मैंने जल्दबाजी दिखा दी, लेकिन आंटी की तबीयत भी खराब हो रही थी। प्लीज गॉड, उनके साथ कुछ बुरा मत करना। इधिका के चेहरे पर घबराहट के भाव थे। उसने उसी वक्त राधिका से मिलने का सोचा। इधिका ने अपने साथ आए नर्सिंग स्टाफ से कहा, आप प्लीज ऐसा कीजिए, दादी को लेकर उनके रूम में जाइए। मैं बस कुछ देर में आती हूँ। जाने से पहले इधिका ने वसुधा को तरफ देखा। कहाँ जा रही हो बहू? वसुधा ने पूछा। इधिका को कुछ समझ नहीं आया कि वो क्या जवाब दे। वो जल्दबाजी में बोली, दादी, मैं अपनी माँ से मिलने जा रही हूँ। बस कुछ देर में आ जाऊंगी। वसुधा ने मुस्कुराकर उसे जाने के लिए हाँ कह दिया था। वो अपनी नर्स के साथ कमरे में पहुंची तो वहां आकर्ष काम में लगा हुआ था। उसकी नजर वसुधा पर गई और उसके बाद में पीछे खड़े नर्सिंग स्टाफ पर। आकर्ष ने हल्का सा झुककर इधिका को देखने की कोशिश की, पर वो वहां नहीं थी। आकर्ष अपनी जगह से खड़ा हुआ और वसुधा से पूछा, मिस सिंघानिया कहाँ है दादी? वो अपनी माँ से मिलने गई है, वसुधा ने जवाब दिया। आकर्ष ने सिर हिलाकर कहा, क्या मिसेस सिंघानिया की तबीयत फिर से खराब हो गई है? जो वो वहां गई है, उसका मन अचानक बेचैन हो गया था। मुझे पता नहीं है, पर हो भी सकता है। तुम ऐसा करो, उसके पीछे जाओ और जाकर पता लगाओ। मेरी बहू को किसी तरह की परेशानी नहीं होनी चाहिए। लड़के, सुना तुमने? वसुधा ने उसका हाथ पकड़कर जबरदस्ती दूसरी तरफ करते हुए कहा। न जाने क्यों आकर्ष को उस वक्त गुस्सा आ रहा था। वो तुरंत कमरे से बाहर निकला। उसके निकलने के साथ ही पृथ्वी भी उसके पीछे पीछे आने लगा। आकर्ष उस तरफ जाते हुए धीरे से बड़बड़ा कर बोला, ये लड़की मेरी सुनती क्यों नहीं है? क्या जरूरत थी वहां जाने की? मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता जब वो लोग उसे बात बात पर इंसल्ट करते हैं। वही इधिका जल्दी से राधिका के कमरे की तरफ गई, लेकिन उसके कदम दरवाजे पर ही रुक गए थे।
उसने देखा मालविका भी वहीं पर थी और नक्श भी आया हुआ था। वो सब हंसते हुए आपस में बातें कर रहे थे। ऐसे लग रहा था जैसे इधिका उनके बीच जबरदस्ती घुस आई हो। इधिका को देखते ही उन सब की हंसी रुक गई थी। इधिका वहां रुकना नहीं चाहती थी। वो बस राधिका को देखने के लिए आई थी। उसने देखा राधिका आराम से वहां लेटी हुई थी तो इधिका वापस जाने लगी। राधिका उसे रोकना चाहती थी लेकिन इतने लोगों के बीच उसने इधिका को रोकना सही नहीं समझा। कोई इधिका को कुछ ना बोले लेकिन मालविका कहाँ चुप रहने वाली थी। वो तिरछा मुस्कुराते हुए तेज आवाज में बोली, ओह तो राजकुमारी के कदम यहाँ तक पड़ ही गए। क्या हमारी फैमिली में तुम्हें प्यार नहीं मिला जो तुम एक अनजान औरत के साथ घुल मिल रही हो? इधिका ने एक नज़र गुस्से से उसे देखा और कुछ नहीं बोली। वो वहां से जाने लगी लेकिन मालविका ने कसकर उसका हाथ पकड़ लिया था। मालविका उसे सुनाते हुए बोली, मैंने सुना है आजकल तुम वसुधा राजवंश के आगे पीछे ही रहती हो। उनका हर छोटा बड़ा काम कर रही हो। तुम्हें क्या लगता है तुम्हारी इतनी सेवा करने के बाद वो तुम्हारी शादी अपने पोते से करवा देगी? अफसोस कि वो पहले से शादीशुदा है और तुम उनके लिए एक नौकरानी के अलावा और कुछ नहीं हो। आंटी ऐसा मत बोलिए। बड़ी दादी इधिका को बहुत पसंद करती है, आयशा ने इधिका का मजाक बनाने के लिए कहा। मालविका हंसी और बोली, पसंद? और वो भला इसे क्यों पसंद करेगी? अगर कोई किसी को पसंद करता है तो उसके लिए कुछ भी कर सकता है। जैसे मिस्टर नक्श राजवंश ने कल तुम्हारे लिए किया। यहाँ आसानी से कमरा नहीं मिलता। लोग पहले से अपॉइंटमेंट लेकर रखते हैं, लेकिन उन्होंने आपके लिए रूम अरेंज करवा दिया। ऊपर से स्पेशल डॉक्टर भी बाहर से बुलवाया था। जो शख्स प्यार करता है वो ऐसी छोटी मोटी चीजें करता रहता है। मौके का फायदा उठाते हुए नक्श ने मुस्कुराकर इधिका की तरफ देखकर कहा, आंटी आप कैसी बात कर रही हैं? चाचू को इस बारे में नहीं पता था। अगर पता होता तो वो राधिका आंटी के लिए जरूर कुछ करते हैं। वैसे वो बहुत रहते हैं। खैर उन्होंने ना सही लेकिन मैंने उनके लिए रूम अरेंज करवा दिया और ये वैसे भी कोई बड़ी बात नहीं थी। मालविका ने नक्श से कहा, आपकी इस छोटी सी हेल्प ने हमारी बहुत बड़ी मदद की। आदर्श जी को इम्प्रेस करना इतना आसान नहीं है और कल वो आपके इस जेस्चर से काफी इम्प्रेस हुए थे। इधिका इन सब में चुपचाप खड़ी थी। उसे बहुत गुस्सा आ रहा था इसलिए उसने अपने गुस्से को काबू करने के लिए अपनी मुट्ठियों को कस के बंद कर रखा था। वो कुछ भी कहकर या उनका मुंह बंद करवाकर राधिका को परेशान नहीं करना चाहती थी। इधिका भले ही चुप रहे या कुछ ना कहे, लेकिन रूम के बाहर कोई और भी खड़ा था जो सारी बातें सुन रहा था। वो आकर्ष था। गुस्से से उसका चेहरा सर्द हो गया था। उसके पीछे पृथ्वी खड़ा था। उसने भी सारी बातें सुन ली थी। आकर्ष ने पृथ्वी की तरफ देखकर कोल्ड वॉइस में कहा, तुम्हें पता है क्या करना है? पृथ्वी मुस्कुराया और हाँ में सिर हिला दिया। उसने इधर उधर देखा तो वहीं आसपास एक वास में फ्रेश फ्लावर्स लगाए गए थे। पृथ्वी ने उन्हें निकाला और कमरे के अंदर गया। हेलो डॉट, पृथ्वी ने अंदर जाकर उन सब से कहा, मैं पृथ्वी चौहान डॉट, मिस्टर आकर्ष राजवंश का प्राइवेट मैनेजर और सिक्योरिटी हेड हूँ। मैं मिसेज राधिका सिंघानिया से उनकी हेल्थ के बारे में पूछने आया हूँ। सर ने मुझे यहाँ भेजा है। वो बस जानना चाहते हैं कि मिसेज सिंघानिया कंफर्टेबल है ना? उन्हें उस रूम में कोई दिक्कत तो नहीं हो रही जो कल मिस्टर आकर्ष राजवंश ने उनके लिए अवेलेबल करवाया था। पृथ्वी की बात सुनकर सब कोई हैरानी से एक दूसरे की तरफ देखने लगा। इधिका ने अपना चेहरा नीचे कर लिया था। वो मुस्कुराना चाहती थी पर फिलहाल ना तो वक्त सही न था और ना ही माहौल। CA44 मेरे पति मेरी परवाह नहीं करते। इधिका जब राधिका से मिलने के लिए कमरे में गई तब आकर्ष भी उसके पीछे आया था।
उन्होंने सुना कि राधिका को कमरा दिलवाने का सारा क्रेडिट नक्श को दिया जा रहा है, जबकि उसने इस मामले में कुछ नहीं किया था। ऊपर से वो सब इधिका की इंसल्ट भी कर रहे थे। इधिका की इंसल्ट के साथ साथ उन्होंने कहीं ना कहीं वसुधा को भी नीचा दिखाया था, जो आकर्ष को कभी गवारा नहीं था। उसने पृथ्वी को तुरंत उनके कमरे में भेजा और बातों ही बातों में उसे ये कहलवा दिया कि राधिका को वो कमरा आकर्ष ने दिलवाया है। जैसे ही पृथ्वी ने सबको ये बताया कि कमरा आकर्ष ने अरेंज किया था तो सब कोई हैरानी से पहले पृथ्वी की तरफ देखने लगे, तो बाद में नक्श की तरफ। नक्श की नजरें नीची हो गई थी। नक्श इस बारे में खुद नहीं जानता था कि ये कमरा आकर्ष ने अरेंज करवाया था। नक्श मालविका की खुद की बेटी का होने वाला पति था, इसलिए वो इतनी आसानी से उसकी इंसल्ट कैसे होने दे सकती थी। मालविका ने जबरदस्ती मुस्कुराते हुए कहा, आपने बताया नहीं नक्श, आपने इस मामले में अपनी चाचा की हेल्प ली है। जो भी हो, बात तो आपने ही की होगी ना, तभी उन्होंने रूम अरेंज करवाया था। नक्श का चेहरा उतर गया था। वो समझ नहीं पा रहा था कि क्या जवाब दे। अगर वो सच बोलता तो उसकी और इंसल्ट होती, और झूठ बोलता तो पृथ्वी उसे तुरंत पकड़ लेता। नक्श कोई भी बहाना बनाता उससे पहले पृथ्वी तिरछा मुस्कुराकर बोला, जहां तक मुझे याद है रूम अरेंज करने के लिए मिस सिंघानिया ने कहा था। बोलते हुए पृथ्वी ने जानबूझकर नक्श की तरफ देखकर पूछा, मिस्टर नक्श, आपने बताया नहीं कि आपने भी मिस्टर राजवंश को रूम के लिए कॉल किया था। मैं उनके सारे कॉल रिकॉर्ड करता हूँ। मुझे अच्छे से याद है आपका उनके पास कोई कॉल नहीं गया था। नक्श का मन कर रहा था कि इसी वक्त वो किसी तरह गायब होकर कहीं और चला जाए। उसे बहुत शर्मिंदगी महसूस हो रही थी। नक्श ने हड़बड़ाते हुए अपनी बातों को कवर करते हुए कहा, जरूर कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई होगी। मैंने भी काफी लोगों को हेल्प के लिए कॉल किया था। उन सब ने मुझे प्रॉमिस किया था कि वो रूम अरेंज करवा देंगे, तो मुझे लगा कि रूम अरेंज उनमें से ही किसी ने करवाया है। हाँ, गलतफहमी ही होगी। चलो अच्छा है दूर हो गई, पृथ्वी ने सिर हिलाकर कहा। इन सब में नक्श के बाद अगर किसी की सबसे ज्यादा इंसल्ट हो रही थी तो वो आयशा की थी। उसने खुद के गुस्से को काबू करने के लिए अपने हाथों की मुट्ठियां बांध ली थी। उसे मन ही मन सबसे ज्यादा गुस्सा नक्श पर आ रहा था। राधिका उस मामले को ज्यादा नहीं बढ़ाना चाहती थी। उसने पृथ्वी से शांति में कहा, मिस्टर राजवंश को मेरी तरफ से थैंक यू कहिएगा। जब मैं ठीक हो जाऊंगी तो उनकी दादी से मिलने जरूर जाऊंगी। उन्हें कहिएगा कि मैं यहाँ काफी आरामदायक स्थिति में हूँ। पृथ्वी ने भौहें चढ़ाकर कहा, जी बिल्कुल डॉट। अगर आप कंफर्टेबल है तो मिस सिंघानिया भी परेशान नहीं होगी। वो खुश रहेगी तो दादी भी खुश रहेगी। वो आजकल मिस सिंघानिया का दादी के लिए खास ख्याल रखना पड़ता है। इतना कहने के बाद पृथ्वी वहां से चला गया। उसकी बातों ने उन सबको हैरानी में डाल दिया था। क्या कुछ ही दिनों में इधिका मिसेस वसुधा राजवंश के लिए इतनी ज्यादा खास हो गई थी कि वो उसकी खुशी के लिए कुछ भी कर सकती थी। वसुधा राजवंश ही नहीं, आकर्ष राजवंश तक इधिका की खुशी के लिए कुछ भी करने को तैयार था। पृथ्वी के जाने के बाद इधिका मन ही मन मुस्कुराकर बोली, ओह तो ये आकर्ष था जिसने हेल्प की थी। वैसे इतना भी रूड नहीं है। इधिका के चेहरे पर मुस्कुराहट देखकर मालविका को गुस्सा आ रहा था। वो उस पर चिल्लाकर बोली, खुद को इतना भी खास मत समझो। वो तुम्हें प्रोटेक्ट कर रहा है क्योंकि उसकी दादी को कुछ याद नहीं है। जिस दिन सब याद आया उस दिन वो तुम्हें दूध में मक्खी की तरह निकालकर बाहर फेंकेंगे। तुम आयशा से बेटर कभी नहीं हो सकती हो, इस बात को भूलना मत। मालविका की बातें राधिका को परेशान कर रही थी। उसके चेहरे के हाव भाव देखकर आदर्श गुस्से में चिल्लाकर बोला, चुप हो जाओ। ये क्या बकवास कर रही हो? तुम घर जाओ। यहाँ तमाशा लगाने की जरूरत नहीं है। अचानक मालविका के चेहरे के भाव बदल गए थे। अब आदर्श ने उससे बहुत बदतमीजी से बात की थी, जबकि वो तो आयशा का ही फेवर कर रही थी।
मालविका अपनी सफाई देते हुए बोली, आदर्श वो मैं। मालविका की बात पूरी होने से पहले ही आदर्श फिर से जोर से चिल्लाकर बोला, मैंने कहा बाहर जाओ। सबके सामने इस तरह इंसल्ट होने पर मालविका की नजरें नीचे हो गई थी। उसने कुछ नहीं कहा, बस जाने से पहले एक नजर गुस्से से इधिका को घूरा और फिर बाहर चली गई। मालविका चली गई थी तो अब इधिका आराम से राधिका से बात कर सकती थी। वो उसके पास गई और धीरे से बोली, अब आप कैसी हैं? रात को आपको ठीक से नींद आई ना? इधिका के पूछने पर राधिका ने इधिका की दी हुई दवाई की शीशी को कसकर पकड़ लिया था जो उसने ब्लैंकेट के अंदर छुपा रखी थी। वो हल्के से मुस्कुराई और बोली, हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ। कल रात को मुझे लंबे टाइम तक नींद आई थी और बहुत टाइम बाद में इस तरह सुकून की नींद सोई हूँ। इधिका उसके कहने का इशारा समझ रही थी। उसने सिर हिलाया और कहा, ठीक है अब मैं चलती हूँ, आप आराम कीजिए। राधिका ने उसे देखकर पलकें झुका दी। इधिका ने फिर आगे बात नहीं की और कमरे से बाहर निकलने लगी। पृथ्वी भी वहीं पर उसी के आने का इंतजार कर रहा था। वो इधिका के पीछे पीछे चल रहा था। जैसे ही वो दोनों साथ में थोड़ा आगे पहुंचे तो उन्होंने देखा आकर्ष वहां दीवार से लीन होकर खड़ा था और अपने मोबाइल में लगा था। उनके कदमों की आहट सुनकर आकर्ष ने अपना मोबाइल अंदर रखा और फिर उनकी तरफ देखा। इधिका उसके पास आई तो उसने न जाने क्यों सफाई देते हुए कहा, दादी ने मुझे भेजा था। तुम जानती हो वो जिद्दी है तो मुझे आना पड़ा। इधिका ने इस तरफ ज्यादा ध्यान नहीं दिया। उसने बस मुस्कुराकर धीरे से थैंक यू कहा। उसकी स्माइल बहुत प्यारी थी। आकर्ष ने उसे देखा तो उसकी स्माइल को कुछ पल गौर से देखता रहा। वहीं कमरे के अंदर अब नक्श और नहीं रुकना चाहता था। उसने राधिका से कहा, जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हुई वो गलती से हुई थी, आई होप आप समझेंगे। आप बस बिना टेंशन लिए आराम कीजिए, आप ठीक हो जाएंगी। राधिका ने उसे जाने की हामी भर दी थी। आयशा नक्श को छोड़ने के लिए बाहर तक आई। बाहर आते ही नक्श और आयशा की नजर इधिका और आकर्ष की तरफ गई। वह दोनों जलती हुई निगाहों से आकर्ष और इधिका को देख रहे थे। आयशा उन्हें देखते हुए उनके बीच के रिश्ते को समझने की कोशिश कर रही थी। नक्श ये सब बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। वो तुरंत आकर्ष की तरफ बढ़ा और बोला, चाचू आप यहाँ क्या कर रहे हैं? आकर्ष ने सर्द निगाहों से नक्श की तरफ देखकर भौहें उठाकर कहा, और तुम्हें ये क्यों लगता है कि मैं अपने हर एक मोमेंट की इन्फॉर्मेशन तुम्हें देने वाला हूँ? आकर्ष की निगाहें और उसके शब्द ही काफी थे नक्श का मुंह बंद करवाने के लिए। वो तुरंत हड़बड़ा कर बोला, मेरे कहने का वो मतलब नहीं था। नक्श समझ गया था कि उसने गलत इंसान से गलत सवाल पूछा है। नक्श ने फिर इधिका की तरफ देखा। परेशानी में भी वो खूबसूरत लग रही थी। यही वजह थी कि आयशा जैसी सुंदर और अमीर लड़की पास होने के बाद भी वो इधिका को कभी भुला ही नहीं पा रहा था। अचानक उसकी नजर इधिका पर होते हुए आकर्ष पर गई। दोनों बिल्कुल किसी परफेक्ट कपल की तरह एक दूसरे को कंप्लीट कर रहे थे। नक्श को ये बर्दाश्त नहीं हुआ। वो इधिका से बोला, मिस सिंघानिया, आपने मेरी परदादी का इतना ख्याल रखा, इसके लिए हम आपके शुक्रगुजार हैं, पर आपको नहीं लगता कि इतनी देर रात को आपको इस तरह हॉस्पिटल में किसी गैर आदमी के साथ नहीं रुकना चाहिए? लगता है आपके पति को इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। इधिका ने जवाब देने से पहले एक नजर अपने पति यानी आकर्ष की तरफ देखा और फिर सख्त आवाज में बोली, नहीं, उन्हें मेरी परवाह नहीं है। इधिका बातों बातों में आकर्ष को ताना मार रही थी, जिसे सुनकर वो मन ही मन मुस्कुरा दिया, हालांकि उसके चेहरे के भाव अभी भी सख्त थे। इससे पहले कि कोई और कुछ कहता आकर्ष ने इधिका से कहा, तुम्हें नहीं लगता कि अब हमें दादी के पास वापस जाना चाहिए? क्या तुम्हें बाहर कोई काम है? नहीं, मुझे कोई काम नहीं है। चलिए हम चलते हैं, इधिका ने जवाब दिया। इधिका और आकर्ष फिर वहां से जाने लगे। नक्श उन्हें पीछे से देख रहा था। आकर्ष के साथ देखकर उसे और जलन हुई और वो इधिका को अब जल्द से जल्द अपने पास लाना चाहता था। नक्श खोई हुई निगाहों से उन्हें देख रहा था, तभी आयशा ने उसका हाथ पकड़ा तो उसका ध्यान टूटा। आयशा ने नक्श का हाथ सहलाकर कहा, नक्श तुम चिंता मत करो,
मैं तुम्हारे लिए डॉक्टर मर्चेंट अवेलेबल करवा दूंगी। बस तुम मुझ पर यकीन रखो। हाँ ठीक है, नक्श ने बिना किसी भाव के कहा। ठीक है चलो फिर मैं तुम्हें नीचे तक छोड़ देती हूँ, आयशा ने मुस्कुराकर कहा, जिस पर नक्श ने हमें सिर हिला दिया। वो उसकी किसी भी बात का ठीक से जवाब नहीं दे रहा था। नक्श को छोड़ने के बाद आयशा वापस ऊपर आई। उसे नक्श बर्ताव अजीब लग रहा था और ये किसकी वजह से था वो अच्छे से समझ रही थी। कमरे में आते ही आयशा की नज़र राधिका पर गई, जो वही कमरे में वॉक कर रही थी। हमेशा की तरह राधिका का चेहरा पीला नहीं पड़ा हुआ था। कल रात ठीक से सोने की वजह से उसे काफी रिफ्रेश फील हो रहा था। आयशा ने उसकी तरफ ज्यादा ध्यान नहीं दिया और फिर राधिका की बेड को ठीक करने का दिखावा करने लगी। तभी उसकी नजर रिधिका की दी हुई दवाई पर पड़ी। आयशा ने उसे उठाया और बोली, मॉम ये कैसी दवाई है और आपके पास क्या कर रही है? आयशा के कहते ही आदर्श का ध्यान भी उस दवाई की तरफ गया। उसने भौहें उठाकर राधिका से कहा, राधिका ये दवाई तुमने क्यों ली है? मैंने तुम्हें मना किया था कि तुम इसे हाथ भी नहीं लगाओगी। राधिका ने जवाब में धीमी आवाज में कहा, मैंने कल रात को इसे लिया था और इसे लेने के बाद मुझे बेहतर महसूस हुआ था। आपने देखा ना, कल रात मैं आराम से सो रही थी। ये कैसे हो सकता है? तुम कल रात चैन से सो रही थी क्योंकि नक्श ने तुम्हें दवाई लाकर दी थी। फिर ये लोकल स्टोर से खरीदी हुई सस्ती दवाई से तुम्हें कैसे आराम मिल सकता है? आदर्श ने बेरुखी से कहा और फिर आयशा के पास से दवाई लेकर अपने पास रख ली। आदर्श गुस्से में बड़बड़ा कर बोला, पता नहीं कहाँ से ये दवाई लेकर आई है और तुमने इसे ले भी लिया। अगर इसका कोई साइड इफेक्ट हुआ तो फिर हम क्या करेंगे? आदर्श उस दवाई को फेंकने ही जा रहा था, तभी राधिका ने उसका हाथ पकड़ लिया। वो ना में सिर हिलाकर बोली, प्लीज इसे फेंकना मत। मैं आज रात इसे ट्राई करना चाहती हूँ। मैं आज इस दवाई को नहीं लूंगी। पता चल जाएगा कि कौन सी दवाई ने असर दिखाया है। ठीक है फिर भी ये मेरे पास रहेगी, आदर्श ने बेरुखी से कहा। वो राधिका की इच्छा के खिलाफ कुछ नहीं करना चाहता था। रात तक सब कुछ नॉर्मल था। खाने के बाद श्रुति नक्श की लाई हुई दवाई इस तरह से राधिका के हाथ में रख रही थी जैसे वो कोई जादुई दवाई हो। राधिका ने भी बिना शिकायत के उसे खा लिया था। उसके बाद श्रुति ने लाइट बंद की और बाहर आ गई। श्रुति के बाहर आते ही आदर्श ने केयरिंग वे में पूछा, राधिका ठीक है ना? उसने दवाई ली है, उसे नींद आ गई क्या? रिजल्ट आने में अभी थोड़ा टाइम लगेगा पर चिंता मत कीजिए, ये इस दवाई का कमाल है, श्रुति ने उसे आश्वासन देते हुए कहा। वो लोग लगभग आधे घंटे तक उस कमरे के बाहर बैठकर बातें करते रहे हैं। आधे घंटे तक अंदर से कोई आवाज नहीं आई तो श्रुति ने मुस्कुराकर कहा, मैंने कहा था ना कि मिस्टर नक्श की लाई हुई दवाई का ही कमाल है। वो इधिका जानबूझकर सारा क्रेडिट अपने सिर लेना चाहती है, मैं ऐसा होने नहीं दूंगी। मुझे भी यही लगता है, आदर्श बोला। राधिका को फिर से चैन की नींद सोया हुआ देखकर श्रुति को मन ही मन खुशी हो रही थी। राधिका को तकलीफ में देखकर उसे बहुत बुरा लगता था। उसने आयशा से कहा, मिस्टर नक्श वाकई एक अच्छे इंसान है। उनकी दवाई एक सेवियर की तरह है जिसने राधिका को आराम पहुंचाया है। उसने सच में हमारे ऊपर बहुत एहसान किया है। अब इतनी भी तारीफ मत कीजिए आंटी। याद है ना, नक्श मॉम के लिए रूम अरेंज नहीं करवा पाया था और इस वजह से उसे सबके सामने कितनी शर्मिंदगी झेलनी पड़ी थी, आयशा ने धीमी आवाज में कहा। आदर्श ने आयशा की तरफ देखकर प्यार से कहा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। रूम से ज्यादा जरूरी ये दवाई है जो उसने अरेंज करवाई थी। राधिका का ट्रीटमेंट प्राइवेट रूम या जनरल वार्ड में भी हो सकता था। अगले दिन रूम खाली हो जाता तो हम बुक कर लेते। रही बात रूम मिलने की, तो ये सब उस सिद्धिका ने राधिका की नज़रों में गुड पॉइंट्स कलेक्ट करने के लिए किया है। उसने खुद को अच्छा दिखाने के लिए पृथ्वी चौहान से मदद मांगी और फिर सबके सामने उसे भेज दिया ताकि उसकी तारीफ हो सके। हाँ बिल्कुल ठीक कह रहे हैं डैड, वो ऐसी ही है, आयशा ने उसकी बात पर सहमति जताकर कहा। फिर उसने आदर्श के हाथ से इधिका की लाई हुई दवाई ली और उसे गुस्से से देख श्रुति को देते हुए बोली, आंटी प्लीज आप इस दवाई को फेंक दीजिए। ये घटिया दवाई किसी काम की नहीं है। इसे लेने से मेरी मॉम की तबीयत और खराब ना हो जाए।
श्रुति ने उसकी बात पर हामी भरी और दवाई लेकर फेंकने चली गई। तो ये कंफर्म हो गया था कि वो नक्श की लाई हुई दवाई ही थी जिससे राधिका को आराम मिला था। CH45 क्या इधिका ही डॉक्टर मर्चेंट है? राधिका ने आज नक्श की दवाई चेक करने के लिए सिर्फ उसी की दवाई को लिया था। इधिका की दी हुई दवाई बाहर श्रुति के हाथ में थी और वो उसे फेंकने जा रही थी। राधिका को सोए हुए आधे घंटे बीत चुके थे और अंदर से किसी तरह के खांसने की आवाज नहीं आई थी। इसके बाद सबने यही निष्कर्ष निकाला था कि रात को राधिका की तबीयत नक्श की दी हुई दवाई की वजह से ठीक थी, न कि इधिका की दवाई की वजह से। आयशा के कहने पर श्रुति दवाई के साथ डस्टबिन के पास पहुंची थी कि उन्हें कमरे से जोरदार खांसने की आवाज आई और इसी के साथ वो वहीं पर रुक गई। आयशा, श्रुति और आदर्श ने एक दूसरे की तरह देखा और फिर तीनों एक साथ दौड़कर कमरे के अंदर गए। राधिका, आर यू ऑल राइट? अंदर आते ही आदर्श ने जल्दी से पूछा। उन्होंने देखा राधिका बिस्तर पर बैठी हुई खुद की खांसी रोकने की कोशिश कर रही थी। इस चक्कर में उनका पूरा चेहरा लाल हो गया था और वो बुरी तरह हांफ रही थी। आदर्श जल्दी से राधिका के पास गए और उसे पानी पिलाते हुए बोले, तुम्हारी हालत इतनी खराब थी तो तुम्हें हमें बुला लेना चाहिए था। इस तरह की खांसी को रोकना सही नहीं होता है। राधिका ने पानी पीने के बजाय वही साइड में रख दिया। वो धीमी आवाज में बोली, दवाई, मुझे दवाई चाहिए। राधिका किस दवाई की बात कर रही थी वो श्रुति समझ रही थी। जल्दबाजी में उसने वो दवाई की बोतल डस्टबिन के पास गिरा दी थी। वो जल्दी से दौड़कर बाहर गई और दवाई के साथ वापस आई। श्रुति ने एक गोली बाहर निकाली और राधिका को देने लगी। तभी आयशा ने उसका हाथ पकड़ लिया। आंटी, मॉम तो इमोशनल है लेकिन आपको तो समझना चाहिए। अगर इस दवाई की वजह से उनकी हालत और खराब हो गई तो फिर हम कुछ नहीं कर पाएंगे। बेवजह उन्हें सफर करना होगा। आयशा हल्के गुस्से में बोली। गुस्से से ज्यादा उसके चेहरे पर बेचैनी थी और साथ ही इस बात का डर भी कि कहीं इधिका की लाई हुई दवाई से राधिका ठीक हो गई तो एक बार फिर सबके सामने नक्श की इंसल्ट हो जाएगी। आयशा ने आदर्श की तरफ देखा। वो आंखों ही आंखों में आदर्श को रोकने का कह रही थी। आदर्श ने आयशा का साथ देते हुए कहा, ये सही कह रही है। उस लड़की की माँ किसी काम की नहीं है और वो भी उसी की तरह है। मैं उसकी लाई हुई दवाई राधिका को नहीं लेने दूंगा। आदर्श को इधिका इस वजह से भी पसंद नहीं थी क्योंकि वो मालविका की बेटी थी। वो इस बात तक को भूल गया था कि उसमें भी उसी का खून है। आदर्श राधिका को समझाते हुए बोले, प्लीज राधिका, जिद मत करो। ऑलरेडी तुम्हारी हालत काफी खराब हो चुकी है। तुम्हारा पता नहीं लेकिन मुझे उस लड़की पर यकीन नहीं है और मैं तुम्हें वो दवाई नहीं लेने दूंगा। आदर्श आयशा का पूरा साथ दे रहे थे। ये देखकर उसने राहत की सांस ली। कोई कुछ कहता उससे पहले राधिका ने फिर से कांपती आवाज में कहा, श्रुति, मुझे वो मेडिसिन चाहिए प्लीज। राधिका की आवाज में एक तकलीफ थी। श्रुति भले ही राधिका की केयरटेकर हो लेकिन वो उसे अपने दोस्त से बढ़कर मानती थी। वैसे भी वो अनाथ थी। राधिका ने मुश्किल वक्त में उसका बहुत साथ दिया था। सबके मना करने के बावजूद राधिका की खुशी के लिए श्रुति ने एक गोली निकालकर राधिका को दे दी थी। उनकी बात ना सुनने पर आदर्श गुस्से में राधिका पर चिल्लाकर बोला, राधिका, व्हाई डोंट यू अंडरस्टैंड? वो आगे कुछ कहता उससे पहले उन्होंने महसूस किया राधिका की खांसी बंद हो गई थी। वो चुपचाप राधिका की तरफ देखने लगे। वो नोटिस कर रहे थे कि आखिर कब तक राधिका की खांसी कंट्रोल होती है। कुछ ही देर में राधिका सो भी चुकी थी। उसे देखकर आदर्श ने गहरी सांस लेकर कहा, तो ये इधिका की भेजी हुई दवाई थी जिसकी वजह से राधिका कल रात ठीक से सो पाई थी। एक बार फिर नक्श उनके लिए कुछ नहीं कर पाया था। आयशा वहां तेज आवाज में बात करके राधिका की नींद खराब नहीं करना चाहती थी तो उसने आदर्श से कहा, बाहर चलकर बात करते हैं। बाहर आते ही आयशा ने गुस्से में कहा,
क्या आपको सच में लगता है उस इधिका की इतनी औकात है कि वो इतनी पावरफुल और अच्छी दवाई कहीं से लेकर आ सकती है? आदर्श ने बेरुखी से सिर हिलाया और कहा, उसकी औकात केमिस्ट से एक ढंग की दवाई खरीदने तक की नहीं है, और इस दवाई को देखकर साफ पता चल रहा है कि ये खास बाहर से ऑर्डर देकर मंगाई गई है। जरूर उसने आकर्ष राजवंश से कहा होगा। बोलते हुए आदर्श कुछ पल रुककर अफसोस भरे लहजे में बोले, तो क्या सच में मिसेज राजवंश उसे इतना ज्यादा पसंद करती है? मुझे नहीं पता डैड, जो भी हो अपनी खूबसूरती के दम पर लोगों को उंगलियों पर नाचना उसे अच्छे से आता है। ना तो मैं उसके जैसी हूँ और ना ही मुझे उसके बारे में जानने में कोई इंटरेस्ट है। मैं मॉम के पास जा रही हूँ, आयशा ने गुस्से में जवाब दिया। जब उसके पास कहने को कुछ नहीं था तो वो वहां से वापस कमरे में चली गई। आदर्श भी उसके पीछे अंदर आ गए थे तो वहीं दूसरी तरफ रात के वक्त इधिका और आकर्ष वसुधा के पास में बैठे हुए थे। इधिका काउच पर बैठकर बेपरवाही से अपने मोबाइल में लगी हुई थी तो वहीं आकर्ष वसुधा से बातें कर रहा था। अच्छा बताइए दादी, आज हमने लंच में क्या खाया था? आकर्ष ने भौहें चढ़ाकर पूछा। वो इसी तरह वसुधा से छोटे मोटे सवाल कर लिया करता था ताकि वो चीजों को भूले नहीं और उनकी हेल्थ के बारे में भी उसे पता लगता रहे। वसुधा ने कुछ पल अपने दिमाग पर जोर दिया और फिर छोटी सी मुस्कुराहट के साथ बोली, क्या हमने ओट मील खाया था? नहीं, हमने पास्ता भी नहीं था, हमने चपाती और करी खाई थी। तुमने कहा था कि ये हेल्दी होती है। सही बताया ना मैंने? आकर्ष ने जबरदस्ती मुस्कुराते हुए हाँ में सिर हिला दिया। कहने को वो नॉर्मल दिख रहा था लेकिन उसके अंदर ही अंदर काफी बड़ा तूफान उठ रहा था। आकर्ष ने मन ही मन कहा, तो आपकी हालत खराब होती जा रही है। हमने करी और चपाती नहीं दादी, हमने राइस खाए थे। उसके साथ में शुगर फ्री हलवा भी था क्योंकि आपको मीठा खाने का मन कर रहा था। आकर्ष वसुधा की हेल्थ को लेकर फिर से परेशान हो गया था। हाँ, ये बात अलग है, ये उसके चेहरे से जाहिर नहीं हो रहा था। आकर्ष अपने ख्यालों में खोया हुआ था तभी इधिका की आवाज सुनकर उसका ध्यान टूटा। इधिका अपने मोबाइल में लगी हुई थी। फिर उसने तेज आवाज में कहा, दादी क्या आपको याद है कल मिस्टर राजवंश ने कौन से कलर की टाई पहनी थी? इस बार वसुधा ने बिना सोचे समझे सीधे जवाब में कहा, इसने कल लेवेंडर कलर की टाई पहनी हुई थी। मुझे याद है उस पर एक डायमंड क्लिप भी लगा हुआ था। इसके कफलिंग्स भी डायमंड के थे, एक खास डायमंड जो ग्रीन कलर का था। और परसों रात को क्या पहना था? इधिका ने आगे पूछा। इसने एलवी का टी शर्ट पहना था जो मैंने ही इस गिफ्ट किया था। वो ग्रे टी शर्ट इस पर काफी सूट करता है, वसुधा ने जवाब दिया। इधिका उनका जवाब सुनकर हल्के से मुस्कुराई और फिर आकर्ष की तरफ देखकर बोली, मिस्टर राजवंश दादी को वही चीज याद रहती है जो उनके लिए खास हो। जैसे आप उनके लिए इम्पोर्टेंस रखते हो तो आपसे जुड़ी हर बात वो याद रखने की कोशिश करती है। आकर्ष ने बिना कुछ कहे उसकी बात पर हाँ में सिर हिला दिया। हालांकि वसुधा ने आकर्ष के बारे में सब सही बताया था। आकर्ष भी खुद को इधिका की बात से तसल्ली देना चाहता था लेकिन इस तरह खाने पीने जैसी छोटी चीजों को भूलने का मतलब था कि वसुधा की तबीयत अब और खराब होने लगी थी। आकर्ष ने एक नजर इधिका की तरफ देखा जो सोफे पर बैठकर अपने मोबाइल में लगी थी। उसके बाल उड़कर बार बार इधिका के चेहरे पर आ रहे थे। एक पल के लिए आकर्ष उसमें खो सा गया था। अचानक वसुधा हंसने लगी। वो इधिका से बोली, बहू मैंने इसके कपड़ों के बारे में बिल्कुल सही बताया ना? जी दादी, आपने बिल्कुल ठीक बताया, इधिका ने मुस्कुरा कर जवाब दिया। वसुधा फिर से हंसी और फिर वो आकर्ष को थोड़ा डांटते हुए बोली, कुछ सीखो अपनी पत्नी से, उसे याद रहता है कि तुम कब क्या पहनते हो। इसका मतलब है ये तुम्हारे बारे में सोचती रहती है। वसुधा की बात सुनकर आकर्ष और इधिका ने एक पल के लिए एक दूसरे की तरफ देखा और फिर दोनों ही हड़बड़ा गए थे। ये सच था कि इधिका की मेमोरी फोटोग्राफिक थी पर दादी इस बात को कहाँ जानती थी।
उनके हिसाब से इधिका दिन भर बस आकर्ष को ही देखती रहती होगी। आकर्ष सिचुएशन को ऑकवर्ड नहीं करना चाहता था, इसलिए वो तुरंत दूसरी तरफ पलटकर अपने काम में लग गया। तो वहीं कुछ ऐसा ही हाल इधिका का था। वो अल्जाइमर की मेडिसिन पर काम कर रही थी। इधिका मन ही मन बोली, बस कुछ दिनों की बात है, लास्ट क्लिनिकल रिसर्च में ये पास हो जाए, फिर मैं ये दवाई कैसे भी करके दादी तक पहुंचा दूंगी। इधिका काफी देर से एक ही जगह पर बैठी थी। वो खड़ी हुई और उसने म्याऊ को अपनी गोद में उठाकर कहा, मैं बोर हो गई हूँ, क्या मैं थोड़ी देर में म्याऊ को वॉक करा के आऊं? हमेशा की तरह इधिका ने जवाब का इंतजार नहीं किया और म्याऊ को लेकर बाहर आ गई। जैसे ही उसने कुछ कदम आगे बढ़ाए, अचानक किसी ने उसके कंधे पर हाथ रख दिया था। इधिका हड़बड़ाकर दूसरी तरफ पलटी तो वहां उसके सामने मालविका का छोटा भाई आशीष खड़ा था। आप यहाँ क्या कर रहे हो? इधिका ने उसे गुस्से में घूरते हुए सीधे सीधे पूछ। आशीष जबरदस्ती मुस्कुराया और बोला, तुम मेरी इकलौती भांजी हो और कैसी बात कर रही हो? अपने मामा को देखकर तुम्हें खुश होना चाहिए और तुम मुझे पूछ रही हो कि मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ। वो लगभग 35 साल का था। अस्त व्यस्त कपड़े, घुघराले बाल, गोरा लंबा चेहरा और क्लीन शेव्ड था। उसने ढीली ढाली पेंट और शर्ट पहना था। उसके कपड़ों से शराब की हल्की बू आ रही थी। आशीष आगे आया और उसने जबरदस्ती इधिका का हाथ पकड़कर कहा, मेरी प्यारी भांजी, तुम कैसी हो? सुना है तुम्हें काम मिल गया है। आशीष के जबरदस्ती टच करने पर इधिका ने उसका हाथ झटक दिया। वो गुस्से में बोली, आगे से मुझे हाथ मत लगाना। हाँ, मुझे मिल गई है जॉब। आप बताओ आपको क्या चाहिए? आशीष से कोई काम धंधा नहीं करता था। वह मालविका के पैसों पर पल रहा था। जैसे ही उसने इधिका के नौकरी लगने की बात सुनी, वह खुश होकर बोला, मुझे पहले ही पता था कि तुम कुछ बड़ा करोगी। तुम हमारी फैमिली की पहली इंसान हो जो पढ़ लिखकर जॉब लगी हो। अच्छा, नौकरी लगी गई हो तो अपने मामा को कुछ पैसे दो। बोलते हुए आशीष ने बेशर्मी से अपना हाथ इधिका के आगे कर दिया। मेरे पास पैसे नहीं है, इधिका ने सख्ती से जवाब दिया। ऐसा नहीं था कि आशीष पैसे मांगने के लिए पहले नहीं आया था। इधिका के घर छोड़ने के बाद भी वो पैसों के लिए उसके पास आता था, लेकिन जब उसे लगने लगा कि इधिका के पास पैसे नहीं थे, तब उसने आना बंद कर दिया था। जैसे ही इधिका ने पैसे ना होने की बात कही, उसका चेहरा बिगड़ गया था। मैंने कहा ना, मेरे पास पैसे नहीं है और आगे से यहाँ मत आना, इधिका उसे टालते हुए बोली, लेकिन वो इतनी आसानी से कहाँ मानने वाला था। आशीष फिर से इधिका के सामने आ गया। ऐसा तो हो नहीं सकता कि तुम्हारे पास पैसे ना हो। तुम वसुधा राजवंश के साथ रहती हो तो तुम्हें एक मोटी फीस मिलती होगी। थोड़ा सा मेरा भला कर दोगी तो क्या हो जाएगा? आशीष ने जिद करते हुए कहा। लेकिन मेरे पास पैसे नहीं है। अभी उन्होंने मुझे अपनी सैलरी नहीं दी है, इधिका ने सिर हिलाकर कहा। पैसों की बात सुनकर तुरंत आशीष के चेहरे पर चमक आ गई। वो खुश होकर बोला, हाँ तो तुम क्या कह रही थी कि तुम्हें बाद में सैलरी मिलेगी, तो तब तुम मुझे कुछ पैसे उधार दे देना। बदले में मैं तुम्हें एक बहुत बड़ा राज बताऊंगा। जब पैसे आएंगे मैं कॉल कर दूंगी, आप प्लीज यहाँ से चले जाइए, इधिका ने उन्हें बाहर का रास्ता दिखाते हुए कहा। उसने इस तरफ ध्यान नहीं दिया कि वो इधिका को कुछ बताने की बात कह रहा था। इधिका मालविका के भाई से बात भी नहीं करना चाहती थी। ऊपर से वो आधे से ज्यादा टाइम नशे में धुत रहता था। इस वजह से लोग उसकी बात का कभी यकीन करते थे। इधिका ने फिर आशीष को वहां से जाने का इशारा किया तो वो वहां से चला गया। अगर वो एक वीआईपी वार्ड और हॉस्पिटल नहीं होता तो पैसे ना देने के लिए आशीष उससे बुरी तरह झगड़ा करने वाला था। वहीं इधिका म्याऊ को घुमाने के बाद अब खुद वापस अंदर जा रही थी, तभी उसके मोबाइल की घंटी बजी। वो देखकर हैरान थी कि राधिका ने उसे कॉल किया है, जबकि इस तरफ राधिका के कमरे में राधिका गहरी नींद में सोई हुई थी।
आयशा ने डॉक्टर मर्चेंट को राधिका के मोबाइल से बहुत सारे मैसेज किए थे। जब उसकी तरफ से जवाब नहीं आया तो आयशा ने इदिका को कॉल तक कर लिया था। आयशा ने राधिका के सोने के बाद उसका मोबाइल निकला था। उसके पास ज्यादा टाइम नहीं था। वो टहलते हुए बोली, प्लीज कॉल रिसीव कर ले डॉक्टर। दादी, अगर वो 2% शेयर दे देती तो मुझे ये सब नहीं करना पड़ता। अब डॉक्टर मर्चेंट ही मेरी मदद कर सकते हैं। मुझे कुछ भी करके डॉक्टर मर्चेंट को हासिल करना ही होगा, चाहे इसके लिए मुझे कुछ भी क्यों ना करना पड़े। आयशा बहुत परेशान थी, तभी उसने डॉक्टर मर्चेंट को कॉल तक कर लिया था। वहीं दूसरी तरफ से इदिका ने कॉल रिसीव किया और मुस्कुराकर सॉफ्ट आवाज में बोली, जी बोलिए मिसेस सिंघानिया, मैं आपकी किस तरह से मदद कर सकती हूँ। कॉल के इस तरफ खड़ी आयशा को एक बड़ा झटका लगा और उसके हाथ से मोबाइल छूट करके नीचे गिर गया था। वो धीरे से बोली, डॉक्टर मर्चेंट? ये डॉक्टर मर्चेंट नहीं है। ये तो इदिका की आवाज थी, लेकिन वो डॉक्टर मर्चेंट के मोबाइल के साथ क्या कर रही है? CH46 अनक्शिस डेस्परेट फॉर इदिका। राधिका के सो जाने के बाद आयशा ने उसका मोबाइल लिया और डॉक्टर मर्चेंट को मैसेज किया। वह किसी भी हाल में जल्द से जल्द नक्श और डॉक्टर मर्चेंट की मीटिंग फिक्स करना चाहती थी। डॉक्टर मर्चेंट के कोई जवाब नहीं देने पर आयशा ने उन्हें अपने नंबर से कॉल कर लिया। कॉल के दूसरे तरफ जब उसने इदिका की आवाज सुनी तो आयशा के हाथ से मोबाइल छूट गया। वह चौंक गई थी। आयशा मन ही मन बोली, नहीं, यह नहीं हो सकता है। इदिका डॉक्टर मर्चेंट कैसे हो सकती है? हो सकता है कोई गलतफहमी हो। फिर से बात करके देखती हूँ। आयशा ने जल्दी से मोबाइल उठाया और अपने कान के लगा लिया। वहीं दूसरी तरफ इदिका भी हैरान थी। वह बोली, आयशा, तुम मिसेस सिंघानिया के मोबाइल के साथ क्या कर रही हो? इदिका की आवाज वह कभी नहीं भूल सकती थी। एक बार फिर से उसकी आवाज सुनने पर आयशा को कंफर्म हो गया कि कॉल के दूसरी तरफ इदिका ही थी। इस वक्त उसकी हालत ऐसी हो रही थी जैसे उसने कोई भूत देख लिया हो। आयशा ने जैसे तैसे खुद के इमोशंस को काबू किया। उसने खुद को संभाल कर सख्ती से कहा, क्या यह तुम्हारे नंबर हैं, इशिका? यह किस तरह का सवाल हुआ? मेरे नंबर पर कॉल करोगी तो मैं ही बात करूंगी ना, इदिका ने जवाब दिया। आयशा ने गहरी सांस ली। उसने मोबाइल में फिर से चेक किया तो नंबर सिर्फ मर्चेंट के नाम से सेव था। आयशा को सच्चाई का एहसास हो गया था। उसे लगा जल्दबाजी में वो डॉक्टर मर्चेंट के सही नंबर नहीं ले पाई। आयशा ने गहरी सांस लेकर मन ही मन कहा, मैं ऐसी गलती कर भी कैसे सकती हूँ। ये सर कन्फ्यूजन इस लड़की की वजह से हुआ है। मर्चेंट राधिका का सरनेम था, जो बचपन में स्कूल एडमिशन के वक्त आयशा के नाम के साथ लगा था। इदिका का एडमिशन भी साथ में एडमिशन करवाने गए, तब इदिका के नाम के साथ भी सेकंड सरनेम मर्चेंट ऐड करवाया गया था। तुम कितनी चालाक हो। मुझे लगा था कि मॉम का सरनेम हटा दिया होगा, लेकिन आज भी उनका सरनेम अच्छा खासा इस्तेमाल कर रही हो। तुम मेरी मॉम के सरनेम के लायक नहीं हो। आयशा गुस्से में उस पर चिल्लाकर बोली। एक पल के लिए इदिका की नजरें झुक गई थी। वह खुद नहीं समझ पाई कि उसने आज तक राधिका का सरनेम हटाया क्यों नहीं था। शायद इसकी वजह यह थी कि वह राधिका को अपनी माँ की तरह मानती थी और उनका सरनेम पूरे हक से इस्तेमाल कर रही थी। आज आयशा के कहने पर उसे एहसास हुआ कि वाकई उसका इस सरनेम पर कोई हक नहीं है। मालविका की वजह से राधिका की इतनी तबीयत खराब हुई और वह उदास रहने लगी। इदिका जल्द ही अपनी उस कशमकश से बाहर निकल आई। उसने बेरुखी से कहा, क्या तुमने मुझे यही सब सुनाने के लिए कॉल किया है? बिल्कुल नहीं। आयशा ने बेरहमी से कहा, मैंने तुम्हें यह बताने के लिए कॉल किया है कि भले ही बड़ी दादी के जरिए तुमने आकर्ष राजवंश को अपने काबू में कर लिया है, लेकिन तुम उनकी मिस्ट्रेस के अलावा कुछ नहीं हो। तुम भी बिल्कुल अपनी माँ की तरह निकली ना, एक शादीशुदा आदमी की जिंदगी खराब कर दी।
कितने पैसे देता है वह तुम्हें यह सब करने के? अपनी खूबसूरती का फायदा अच्छे से उठा रही हो तुम। इथिका ने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया। आयशा यहीं पर नहीं रुकने वाली थी। वह आगे बोली, मैं तुम्हारे जैसी कभी नहीं बनूंगी। तुम्हें लोग उन्हीं नजरों से देखेंगे जैसे तुम्हारी माँ को देखते हैं, दूसरों की शादी खराब करने वाली। मैं लीगली नक्श से शादी करूंगी, राजवंश खानदान की बहू बनूंगी और लोग मेरी इज्जत भी करेंगे। मुबारक हो, इथिका ने बिना किसी भाव के कहा। आयशा को लगा कि उसका इतना सब कुछ कहने के बाद इथिका गुस्से में चिल्लाएगी या उसे भला बुरा करेगी, लेकिन इथिका ने ऐसा कुछ नहीं किया तो वह और चिढ़ गई। वह गुस्से में बोली, पता है अमीर परिवार की बहू बनने के लिए सिर्फ पैसे होना ही काफी नहीं होता, आपके पास पावर और पोजीशन होनी भी जरूरी है। मेरे पास डॉक्टर मर्चेंट से कांटेक्ट है जिससे मैं नक्श का फायदा करूंगी। मैं हमेशा तुमसे पावर, पोजीशन और ओहदे में ऊपर ही रहूंगी। इथिका ने गहरी सांस ली। उसे समझ नहीं आया कि वह कब आयशा की मदद करने वाली थी, जो उसके दम पर वह इतना उछल रही थी। इथिका ने कुछ नहीं कहा और कॉल कट कर दिया। इस बार आयशा ने कोई रिस्क न लेते हुए डायरेक्ट डॉक्टर मर्चेंट का व्हाट्सएप ओपन किया और फिर वहीं से कॉल किया। इथिका ने कॉल रिसीव किया। उसने अपनी आवाज बदलने के लिए एक एप्लीकेशन डाउनलोड कर रखा था, जो खास उसने अपने लिए डिजाइन करवाया था। इथिका अपनी पहचान छुपा कर रखना चाहती थी और उसके लिए यह जरूरी था। इथिका के कॉल रिसीव करते ही आयशा ने बेहद विनम्र आवाज में कहा, हेलो डॉक्टर मर्चेंट, मैं आयशा सिंघानिया बोल रही हूँ, राधिका मर्चेंट की बेटी। एक्चुअली हम चाहते हैं कि आप राजवंश एम्पायर के न्यू एनर्जी रिसर्च एंड डेवलपमेंट को ज्वाइन करें। मॉम भी यही चाहती है। आयशा ने जानबूझकर राधिका का नाम लिया ताकि डॉक्टर मर्चेंट मना ना कर पाए। इथिका के चेहरे पर हल्की सी स्माइल थी। उसने खुद को सख्त करके कहा, आई एम नॉट इंटरेस्टेड। इथिका उसे अच्छा खासा सुनाना चाहती थी पर राधिका की वजह से वह शांत हो गई। उसने कुछ पल रुक कर कहा, मैं उन्हीं प्राइवेट कंपनी के लिए काम करती हूँ जो मिसेज राधिका सिंघानिया के अंडर आती है। आयशा आगे कुछ कहती उससे पहले इथिका ने कॉल कट कर दिया था। इथिका के लिए भले ही यह एक नॉर्मल कॉल हो, लेकिन आयशा की सारी उम्मीदें इस कॉल के साथ टूट चुकी थी। अगली सुबह मंडे होने की वजह से ऑफिस फिर से खुलने वाला था। रोहन ने म्याऊ को ऑफिस में लाने से मना किया था तो इथिका ने उसे वसुधा के पास छोड़ा और खुद तैयार होने के बाद हॉस्पिटल के दरवाजे के पास खड़ी होकर टैक्सी का वेट करने लगी। उसने ब्लैक कलर की स्किनी पेंट्स और ऊपर बेज कलर का क्रॉप टॉप पहना था, जो वन शोल्डर ऑफ था। इथिका टैक्सी के लिए कॉल करने की वाली थी कि तभी वहां आकर्ष की गाड़ी आकर रुकी। उसने विंडो डाउन किया। इथिका की नजरें उससे मिली तो आकर्ष सख्त अंदाज में बोला, अंदर बैठो। इसकी जरूरत नहीं है मिस्टर राजवंश, मैं चली जाऊंगी। इथिका ने सादगी से जवाब दिया। वैसे भी उन दोनों के रिश्ते इतने भी अच्छे नहीं थे कि इथिका उससे लिफ्ट ले। मुझे दादी ने कहा है, वो चाहती है कि आप टैक्सी में परेशान ना हो और मेरे साथ ऑफिस जाएं। आकर्ष ने जवाब दिया। इथिका भी जिद्दी थी। वह इतनी आसानी से नहीं मानने वाली थी। उसने सिर हिलाकर कहा, ठीक है, फिर आप उन्हें बोल दीजिएगा कि आपने मुझे ड्रॉप कर दिया है। कौन सा वह देखने आने वाली है? उन्हें सबूत के तौर पर फोटो चाहिए। आकर्ष ने कंधे उचका कर कहा। इथिका के पास अब कोई रास्ता नहीं था। आकर्ष ने उसके लिए अंदर से ही दरवाजा अनलॉक किया। इथिका उसके बगल में आकर बैठ गई थी। इथिका के पास बैठते ही आकर्ष ने अपना मोबाइल ऑन किया और दोनों की फोटो क्लिक करने लगा। इथिका ने अपना चेहरा आकर्ष के थोड़ा सा पास किया और मुस्कुराते हुए अपने हाथों से विक्ट्री साइन बनाया। फोटो लेते वक्त इथिका के बाल आकर्ष के मुंह पर आ रहे थे। आकर्ष ने फिर भी उससे कुछ नहीं कहा।
उसके चेहरे पर बिल्कुल छोटी सी स्माइल थी जो आसानी से दिखाई नहीं देती थी। आकर्ष ने उन दोनों की एक अच्छी सी फोटो क्लिक की। फोटो क्लिक होते ही इधिका उससे दूर खिसक कर बैठ गई और अपने मोबाइल में लग गई। वहीं पृथ्वी मिरर से उन्हें देख रहा था। वह मन ही मन बोला, लेकिन दादी ने तो ऐसा करने के लिए नहीं कहा था। पूरे टाइम मैं उनके साथ था और उन्होंने किसी तरह का सबूत नहीं मांगा था, खास करके फोटो का। जरूर सर को कोई गलतफहमी हो गई होगी। पृथ्वी आकर्ष को लेकर कुछ ज्यादा ही लॉयल था। उसकी गलती होने पर भी वह आकर्ष में कमियां नहीं देख पाता था। पृथ्वी ने गाड़ी स्टार्ट की। पूरे रास्ते आकर्ष और इधिका ने बात नहीं की। हाँ, आकर्ष बीच बीच में इधिका को देख जरूर रहा था। कुछ ही देर में वह राजवंश एम्पायर के पार्किंग एरिया में थे, जहां से आकर्ष ने अपने लिए प्राइवेट लिफ्ट ली, जबकि इधिका एम्प्लॉइज वाली लिस्ट में R&D डिपार्टमेंट में जा रही थी। इस वक्त R&D डिपार्टमेंट में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट मीटिंग चल रही थी। इस मीटिंग में एक जरूरी अनाउंसमेंट किया जाना था, इसलिए सभी सीनियर्स वहां मौजूद थे। R&D डिपार्टमेंट का हेड मैनेजर आगे आया और उसने तेज आवाज में कहा, आज की यह मीटिंग इसलिए बुलाई गई है क्योंकि मिस्टर नक्श राजवंश का प्रमोशन हो गया है। उन्हें जूनियर मैनेजर की पोजीशन पर प्रमोट किया जाता है। अचानक नक्श के प्रमोशन का सुनकर वह सभी चौंक गए थे। उनमें से एक ने हैरानी जताते हुए पूछा, लेकिन यह सब अचानक क्यों? अभी तो कोई प्रमोशन का टाइम नहीं है। मैनेजर ने जवाब में कहा, ऐसा इस वजह से किया गया है क्योंकि मिस्टर नक्श ने डॉक्टर मर्चेंट को हमारे साथ काम करने के लिए तैयार कर लिया है। हाँ, वह ऑफिस में आकर काम नहीं करेंगे, लेकिन उनका हमारे साथ काम करना ही काफी है। अब अपने इश्यूज पर उनसे हेल्प ले सकते हैं। जब चाहे उनसे कांटेक्ट करके उनसे किसी भी विषय में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। अब सब समझ गए थे कि नक्श का प्रमोशन उसकी काबिलियत पर नहीं, बल्कि डॉक्टर मर्चेंट को वहां लाने की वजह से हुआ था। आगे किसी ने कुछ नहीं कहा तो मैनेजर फिर से बोला, सबके चेहरे पर 12 क्यों बजे हुए हैं? चलिए चीयर कीजिए। मिस्टर नक्श, आप आगे आकर अपनी स्पीच दे सकते हैं। नक्श खड़ा हुआ और तिरछा मुस्कुराते हुए माइक के आगे होकर बोला, थैंक यू सो मच। मैं अपना काम पूरी ईमानदारी से करूंगा। अब से दोनों टीम के सभी एम्प्लॉइज और उनके सिर मेरी बात मानेंगे और मुझे अपनी रिपोर्ट देंगे। बोलते हुए नक्श ने गर्दन टेढ़ी करके रोहन की तरफ देखकर कहा, उम्मीद है मिस्टर रोहन राजवंश, आप अपनी पोजीशन का गलत फायदा नहीं उठाएंगे और ना ही किसी भी रूल को ब्रेक करेंगे। रोहन, जो पहले से ही वीकेंड पर काम कर रहा था और काम न होने की वजह से इरिटेट था, वह गुस्से में सख्त आवाज में बोला, कंपनी का एक और रूल है। किसी भी टीम का हेड ही अपने सारे टीम मेंबर्स को हैंडल करता है, वही उन्हें काम देता है और उनके काम की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है। उम्मीद है कि आपको कोई काम देना होगा तो आप पहले मुझे कहेंगे और मेरे जरिए ही काम मेरी टीम तक पहुंचेगा। नक्श समझ गया था कि रोहन यहाँ इधिका के बारे में बात कर रहा था। उसका चेहरा सर्द हो गया। वह सख्त आवाज में बोला, मिस्टर राजवंश, लगता है आपसे अपनी टीम हैंडल नहीं हो रही है। आपकी टीम को थोड़े दिनों पहले एक इशू मिला था जो कि अभी तक सॉल्व नहीं हुआ है। अगर वह काम आपसे नहीं हो रहा है तो आप दूसरी टीम को दे सकते हैं। आपकी वजह से बाकी लोग भी सफर कर रहे हैं। रोहन को अब गुस्सा आने लगा था। वह खड़ा हुआ और बोला, कोई और यह बात कहता तो फिर भी समझ में आता, लेकिन तुमने भी इसी फील्ड में स्टडी की है। तुम जानते हो कि कौन सा इशू कितना टाइम लेता है। बोल तो ऐसे रहे हो जैसे तुम इसे चुटकियों में हल कर दोगे। मैं तो नहीं कर सकता, लेकिन कोई ऐसा मेरे पास है जो इसे सच में चुटकियों में हल कर सकता है। क्या आपको मेरी मदद चाहिए, मिस्टर राजवंश? नक्श ने भौहें उठाकर कहा। वह यहाँ डॉक्टर मर्चेंट की बात कर रहा था, जो उनके इशू को सच में चुटकियों में हल कर सकते थे। रोहन तिरछा मुस्कुराया और बोला,
मुझे नहीं पता था कि आप इतने दयालु हो। रोहन और नक्श के बीच इस वक्त एक कोल्ड वॉर छिड़ी हुई थी, जिसे बाकी एम्प्लॉय चुपचाप देख रहे थे। रोहन नक्श का मजाक उड़ा रहा था और यह उसे कहाँ बर्दाश्त होने वाला था। नक्श ने सर्द आवाज में कहा, ठीक है, ऐसा करो, उस इशू को मेरी टीम में भेज दो। हम उस पर काम करेंगे, लेकिन मुझे एक नए असिस्टेंट की जरूरत होगी। वह न्यू मेंबर कैसा रहेगा, जो अभी अभी तुम्हारी टीम में शामिल हुआ है? बोलो, डील मंजूर है। रोहन ने गुस्से से अपनी मुट्ठियां बांध ली। नक्श इधिका को परेशान करने के लिए उसे अपनी टीम में शामिल करना चाहता था। रोहन ने सख्त निगाहों से उसकी तरफ देखकर कहा, यहाँ कोई डील नहीं होगी। जो काम मुझे मिला है वह मैं ही करूंगा। ठीक है, तो फिर उसे 2 दिन में पूरा करके दिखाओ। अगर तुमने नहीं किया तो मैं तुम्हारा डिमोशन कर दूंगा या फिर तुम्हें इस कंपनी से निकाल दूंगा। फिर यह मत सोचना कि चाचू तुम्हें बचा लेंगे। नक्श ने एग्रेसिव वॉइस में कहा। ऐसे लग रहा था जैसे पिछले 2 दिनों में नक्श ने रोहन को परेशान करने की पूरी प्लानिंग की थी, ताकि वह इधिका को खुद से उसके पास भेज दे। रोहन ने गहरी सांस ली और कहा, ठीक है, मंजूर है। रोहन फिर वहां से अपनी टीम के काम करने वाले हिस्से में चला गया। आकाश चाहता तो रोहन की इस मामले में मदद कर सकता था, लेकिन नक्श आजकल कुछ ज्यादा ही बीच में टांग अड़ा रहा था। रोहन गुस्से में अपने केबिन में आया और अपने चेयर पर जोरदार किक मारी। वह गुस्से में चिल्लाया, समझता क्या है यह अपने आप को? खुद को कुछ आता नहीं है और डॉक्टर मर्चेंट को यहाँ लाकर प्रमोशन तक हासिल कर लिया। शादी कर रहा है तो उसी के साथ खुश रहना, क्यों किसी दूसरी लड़की को परेशान कर रहा है? कैरेक्टरलेस, यूजलेस ब्रेड। रोहन ने अपनी भड़ास निकालते हुए कहा। उसके चिल्लाने की आवाज बाहर तक आई तो उसके टीम मेंबर्स थोड़ा घबरा गए थे। रोहन वैसे भी गुस्सा ज्यादा करता था। आज लक्ष्य काम पर थोड़ा लेट आया था तो उसे डर लग रहा था कि कहीं वह रोहन के गुस्से का शिकार ना हो जाए। लक्ष्य जल्दी से अपनी चेयर पर बैठा और खुद से बोला, लगता है आज हम सबकी शामत आई है। हे भगवान, बचा लेना और जल्दी से उस इशू को सॉल्व करवा दो, वरना इनका गुस्सा मुझी पर निकलना है। लक्ष्य ने जल्दी से अपना लैपटॉप ऑन किया तो उसको एक मेल आया। वह मेल इधिका ने 2 दिन पहले उसे भेजा था जब उन्होंने उनके मेन इशू को सॉल्व कर दिया था। मेल देखते ही लक्ष्य की आंखें हैरानी से बड़ी हो गई। वह हड़बड़ा कर बोला, क्या? इधिका सिंघानिया ने उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया है। CH-47 मैं उसे आराम से थाम सकता हूँ। आज राजवंश एम्पायर के न्यू एनर्जी रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के ऑफिस एरिया का माहौल काफी गर्म था। नक्श को प्रमोशन मिल गया था और उसने रोहन को धमकी दी थी कि उसे मिले प्रोजेक्ट को उसे 2 दिन में पूरा करना था। रोहन गुस्सा था और उसका गुस्सा सब पर उतर रहा था। लक्ष्य लेट आया था और रोहन के डर से जल्दी जल्दी काम करने लगा। जैसे ही उसने अपना लैपटॉप ऑन किया, उसे इधिका का मेल मिला। लक्ष्य अपने डेस्कटॉप को हैरानी से देख रहा था। वह धीरे से बोला, सीरियसली? मुझे यकीन नहीं हो रहा कि इधिका ने ये कर लिया है। रोहन ने अपनी स्टडी अब्रॉड से की है। वह एक PhD किया हुआ इंटेलिजेंट बंदा है और इधिका सिर्फ एक अंडर ग्रेजुएट, फिर भी उसने इतनी आसानी से इसे कर लिया। लक्ष्य को अभी भी यकीन नहीं हो रहा था कि इधिका मैन इश्यू कर सकती है। प्रोफेसर मिलर उसकी तारीफ जरूर करते थे, पर इतनी भी नहीं कि वह उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सके जो एक PhD किया हुआ इंसान नहीं कर सका। लक्ष्य ने मेल पर क्लिक किया और उसे खोलने लगा, तभी रोहन वहां आया। उसने उसके टेबल पर कुछ पेपर्स पटकते हुए कहा, अभी के अभी सबको मीटिंग में बुलाओ। इट्स वेरी अर्जेंट। लक्ष्य ने उसकी बात को सुना तो था लेकिन कोई रिस्पांस नहीं दिया। उसकी नजरें एक्टिव डेस्कटॉप स्क्रीन को घूर रही थी। उसकी इस हरकत पर रोहन को और गुस्सा आया। पहले ही वह नक्श की वजह से परेशान था।
रोहन लक्ष्य पर चिल्लाकर बोला, अपने कान में रुई डालकर बैठे हो क्या, जो तुम्हें मेरी बात सुनाई नहीं दे रही है? चुपचाप खड़े हो और मीटिंग रूम में आओ। लक्ष्य ने देखा मेल खाली था। स्क्रीन पर कुछ दिखाई नहीं दे रहा था तो वह जल्दी से खड़ा हुआ और नजर झुकाकर बोला, हाँ आ रहा हूँ सर, बस 1 मिनट दीजिए। लक्ष्य को लगा कि इधिका के उस मेन इश्यू के सॉल्व करने के बाद रोहन की परेशानी कम हो जाएगी, पर स्क्रीन को खाली देखकर वह काफी निराश हुआ। उसने मन ही मन कहा, जरूर उसने गलती से मेल भेज दिया होगा। हमारी तरह वह भी प्रेशर में आ गई होगी। जल्दबाजी में लक्ष्य ने स्क्रीन को चालू ही छोड़ दिया था। वह रोहन के पीछे जा रहा था। जैसे जैसे रोहन लक्ष्य स्क्रीन से दूर हुआ, स्क्रीन बफरिंग करना बंद हो गई थी। टेक्निकल इशू की वजह से मेल बफर कर रहा था और ब्लैंक स्क्रीन दिख रहा था। लक्ष्य के वहां से हटते ही मेल सामने आ गया था। इधिका ने सच में मेन इश्यू को सॉल्व कर दिया था। कुछ ही देर में रोहन के अंडर काम करने वाले सारे टीम मेंबर्स मीटिंग रूम के अंदर मौजूद थे। रोहन ने उन सबको थोड़ी देर पहले हुई मीटिंग के बारे में बताया, जहां नक्श को प्रमोशन मिला था। हालांकि उसने उन सब से इस बात का जिक्र नहीं किया था कि नक्श इधिका को अपनी टीम में चाहता है। रोहन ने गहरी सांस लेकर कहा, अगर मैं 2 दिन में उस इश्यू को सॉल्व नहीं कर पाया तो मैं रिजाइन करने वाला हूँ। जैसे ही रोहन ने रिजाइन करने का कहा, वहां एक सन्नाटा छा गया। हालांकि रोहन एक स्ट्रिक्ट बॉस था, लेकिन सब उसकी बहुत रिस्पेक्ट करते थे। थोड़ी देर की चुप्पी के बाद सब एक एक करके आगे आने लगे। एक लड़की बोली, सर आप टेंशन मत लीजिए, हम कर लेंगे। आप हमें काम बताइए, हम अपने दिन रात एक करने के लिए तैयार हैं। यह सही कह रही है। हम अगले 2 दिन तक लंच भी नहीं करेंगे और रात को सोएंगे भी नहीं। आपको रिजाइन करने की जरूरत नहीं है, दूसरे लड़के ने जवाब दिया। सभी रोहन का हौसला बढ़ाने के लिए कुछ ना कुछ कह रहे थे। अपनी टीम को देखकर रोहन को प्राउड फील हो रहा था। उसने हाँ में सिर हिलाया और उन सबको काम समझा दिया था। रोहन ने उन सबके काम को 3 से 4 गुना बढ़ा दिया था, लेकिन फिर भी उनमें से किसी ने कोई शिकायत नहीं की। उन सबको काम देने के बाद अचानक रोहन ने महसूस किया, इधिका वहां नहीं थी। उसने भौहें उठाकर लक्ष्य से पूछा, इधिका कहाँ है? क्या हुआ? अब तक काम पर नहीं आई है। लक्ष्य खुद लेट आया था तो वह इस बारे में नहीं जानता था, लेकिन एक दूसरे एम्प्लॉय ने कहा, सर वह सुबह जल्दी ही आ गई थी। उसने अपनी एंट्री की और फिर सीधे लाइब्रेरी में चली गई। रोहन ने गुस्से में मुट्ठियां बांध ली थी। उसे मन ही मन अफसोस हो रहा था कि वह इधिका को नक्श से बचाने के लिए इतना सब कुछ कर रहा था और इधिका थी जो उसके मना करने के बावजूद इधर-उधर घूम रही थी। रोहन अपने गुस्से में बड़बड़ा रहा था कि एक लड़की बोली, उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था। हम यहाँ इतनी मुसीबत में हैं और वह बुक्स पढ़कर अपना टाइम पास कर रही है। अगर वह हमारा साथ देती तो उसे काफी एक्सपीरियंस मिलता। शी इज वेरी थैंकलेस। हालांकि लक्ष्य को भी इधिका से इस बात की उम्मीद नहीं थी, फिर भी उसने सबके सामने उसका फेवर करते हुए कहा, वह बस एक अंडर ग्रेजुएट है और हमारा काम बहुत मुश्किल है। उसने कोशिश की थी लेकिन उससे नहीं हो पा रहा है, तो बेचारी क्या करें। हम एक टीम है और सुख दुख में साथ रहते हैं। उससे काम नहीं हो रहा था तो हमारी खुशी के लिए ही इस टीम के साथ रह लेती। उसे सैलरी मिल रही है, फिर भी वह इधर-उधर घूमकर टाइम खराब कर रही है। यह क्या सही है? दूसरे एम्प्लॉय ने गुस्से में जवाब दिया। एक लड़की उसका साथ देते हुए बोली, यह बिल्कुल ठीक कर कह रही है। ऐसा कौन करता है? मुझे नहीं पता था कि हमारी टीम में एक कामचोर लड़की को शामिल किया जाएगा। इन सब में रोहन बिल्कुल शांत खड़ा था। धीरे धीरे उसे भी लगने लगा था कि इधिका एक थैंकलेस लड़की है। रोहन के उसके लिए इतना सब कुछ करने के बावजूद वह उसकी मदद करने के लिए आगे नहीं आई। उन लोगों का ध्यान इधिका से हटाने के लिए रोहन ने कहा,
अगर बातें करने के बजाय हम काम पर ध्यान देंगे तो सही रहेगा। वह काम नहीं कर रही है, पर हम क्या कर रहे हैं? क्या चाहते हो गाइस? 2 दिनों बाद मैं इस्तीफा दे दूं?